ये कहानी है आज से हजारों साल पहले की, जहाँ पर असुरा क्लैन हेवन में गॉड्स के साथ मिलजुल कर रहा करते थे। लेकिन असुरा अपने गुस्से पर काबू नहीं रखते और उनकी बेशुमार ताकत ही वजह बन गई गॉड्स के साथ उनके जंग के लिए। गॉड्स ने असुरा क्लैन को हेवन से पनिशमेंट के तौर पर निकालकर जमीन पर भेज दिया, जहाँ भविष्यवाणी से असुरा क्लैन को मालूम हुआ कि एक दिन उनके पास एक ऐसा राजा आएगा जो कि हेवन को अपने गुस्से से जलाकर राख कर दे। और वो राजा द ग्रेट असुरा किंग अब पैदा हो चुका है। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि प्राचीन काल में हेवनली पैलेस शांति और समृद्धि का प्रतीक था, लेकिन उस पर बगावती एलियंस ने हमला करके उसकी शांति भंग कर दी और इसी वजह से उन एलियंस को हेवन से बाहर फेंकवा दिया और वो धरती पर आ गिरे। और इन्हीं बगावती एलियंस ने खुद को गॉड ऑफ फाइटिंग असुरा का नाम दिया। असुरा धरती पर रहने लगे, मगर उनके दिल में हेवन से बदला लेने की आग अभी भी भड़क रही थी, क्योंकि देवताओं ने उन्हें हेवन से बाहर निकाल जो दिया था। देवता और असुराज के दरमियान की जंग करोड़ों सालों से चलती आ रही है। देवता हर बार इन पर हमला करके असुरा क्लैन को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। वहीं पर हम असुरा क्लैन के लीडर को देखते हैं, जो अपनी असुरा की फौज को गॉड्स का खात्मा करने का हुक्म देता है। और इस तरह से ये जंग ऐसे ही चलती रही। और अब हमें कुछ सालों पहले की कहानी दिखाई जाती है। एक छोटे से खूबसूरत विलेज में फाइट कॉन्टेस्ट चल रहा था। वहीं पर हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं। इस बच्चे का नाम शाओ जियांग था और अब वो भी भागते हुए रिंग के पास आकर पहुंच जाता है। वो सीधा अपने दोस्त शिव के पास आ गया था। शिव उसके आते ही कह रहा था कि अरे वाह, तुम तो सही टाइम पे आए हो, अभी तो जस्ट फाइट की शुरुआत हुई है। और अब हम देखते कि दो असुरा के बीच में जबरदस्त फाइट चल रही है। ये दोनों भी अलग अलग कबीलों के सरदार थे। शाओ जियांग के कबीले के सरदार का नाम था मैड किंग और उसके अपोनेंट का नाम था अथीरा। मैड किंग अथीरा के हर एक अटैक को डॉज कर रहे थे। इससे अथीरा को बहुत गुस्सा आ जाता है, इसलिए उन पर दोबारा से पंच से अटैक करने चला जाता है। लेकिन मैड किंग एक ही पाम अटैक में उसे दूर फेंक देता है। मैड किंग के सपोर्टर कह रहे थे कि आज की मैच हमारे मैड किंग ही जीतेंगे। उन्होंने तो अथीरा की तगड़ी धुलाई कर दी है। इधर शाओ जियांग भी उनकी मूव से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया था। इनफैक्ट वो तो उनकी स्टाइल भी मार रहा था। तभी शिव शाओ जियांग से कह रहा था कि अथीरा बहुत पावरफुल है, लेकिन उसने मैड किंग को चैलेंज करके गलती कर दी। इधर अथीरा ने एक ब्लेड उठा ली थी। अब वो गुस्से में जाकर मैड किंग पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैड किंग उसके हर एक अटैक से बचते हुए उसके मुंह पर एक लात चढ़ देते हैं। और अब मैड किंग भी बहुत गुस्सा हो गए थे। अब इन दोनों में ऐसी जबरदस्त फाइट चल रही थी, लेकिन एक ऐसा मोमेंट आता है जहाँ पर अथीरा ने अपनी ब्लेड से उन पर अटैक कर दिया था, मगर मैड किंग ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। उसकी ब्लेड को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेते हैं। अथीरा अपनी पूरी ताकत लगाकर उन्हें काटने की कोशिश कर रहा था और तभी हम देखते कि मैड किंग के सिर से खून बह रहा है। ये मुकाबला पहले से बहुत ज्यादा रोमांचक बन चुका था और तभी मैड किंग अपनी पूरी ताकत लगाकर उस ब्लेड को तोड़ देते हैं। वो अब सीधे अथीरा पर हमला करने चले जाते हैं। वो कह रहे थे कि अब इस मुकाबले को खत्म करने का वक्त आ चुका है, जिसके बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके अथीरा पर ढेर सारे स्लैब्स जड़ देते हैं। इन स्लैब्स की वजह से अथीरा की हालत खराब हो जाती है। अब मैड किंग ने उसके सर को पकड़कर उसे हवा में उठा लिया था। वो कह रहे थे अथीरा, तुमने मुझे चैलेंज करके बहुत बड़ी गलती कर दी, जिसके बाद उन्होंने अथीरा पर फ्लेम पाम अटैक कर दिया था। इससे अथीरा की पूरी बॉडी में आग लग जाती है और इसी के चलते फाइनली अथीरा का गेम ओवर हो चुका था। मैड किंग के कबीले के लोग बहुत खुश थे। वही अथीरा के कबीले के लोग कह रहे थे कि हमारा लीडर हार चुका है। इधर मैड किंग मरे हुए अथीरा से कह रहे थे कि मेरे भाई, हमने सबके सामने एक फेयर मुकाबला किया, जिसका विनर अब मैं बन चुका हूँ। तो अब मैं ये अनाउंस करता हूँ कि तुम्हारा क्लैन और तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी मेरी हो गई। जिसके बाद वो अनाउंस कर देते हैं कि आज के बाद अथीरा का कबीला मेरे कबीले से जुड़ जाएगा। तुम सभी लोग कास्ट आयरन कबीले का हिस्सा बनोगे। और उनके इस अनाउंसमेंट से सभी लोग बहुत खुश हो गए थे। कुछ लोग तो शिव को उठाकर सीधा रिंग में ले जाते हैं, क्योंकि वो मैड किंग का इकलौता बेटा था। सभी लोग शाओ जियांग को धक्का देते हुए आगे बढ़ रहे थे, जिस वजह से वो नीचे गिर गया था। और इससे हमें समझ आता है कि शाओ जियांग कितना ज्यादा कमजोर था। अब वो जैसे तैसे हिम्मत करके उठ जाता है। उससे सेलिब्रेशन देखी नहीं जाती, इसलिए वो अपने घर वापस चला जाता है। इधर उसका तो शिव उसी को देख रहा था। शिव को पता लगता है कि शाओ जियांग बहुत ज्यादा मायूस है। वही दूसरी तरफ शाओ जियांग घर आ चुका था। वहाँ पर हम लिन नाम की लड़की को देखते हैं। वो शाओ जियांग की बड़ी सिस्टर थी। लिन समझ जाती है कि शाओ जियांग बहुत मायूस है, तो उससे पूछने लगती कि तुम्हें क्या हो गया, बताओ मुझे, तुम्हें किसने परेशान किया, मैं अभी जाकर उसे सबक सिखाती हूँ। तो शाओ जियांग कहता है कि मुझे किसी ने परेशान नहीं किया, बल्कि मैं खुद
खुद ही गिर गया था। तब टॉपिक चेंज करने के लिए लीन उसे मुकाबले के बारे में पूछती है तो शाओ जियांग एकदम खुश होकर उसे बता रहा था कि आज का मुकाबला कमाल का हुआ कि हमारे लीडर मैड किंग ने अथीरा को हरा दिया। इनफैक्ट उन्होंने तो उसकी जान ही ले ली। अब उनका कबीला हमारा हो चुका है। शाओ जियांग अपनी सिस्टर को रेड फ्लेम पाम के बारे में बता रहा था जो कि मैड किंग की सिग्नेचर मूव थी। वो कह रहा था कि काश मैं भी वो मूव सीख पाता, लेकिन मैं मजबूर हूँ। अब शियो उसके पैरों पर लकड़ियाँ बांधते हुए कह रही थी कि तुम्हें मैड किंग जैसा पावरफुल बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब शाओ जियांग अपने पाँव देखता है, उस पर प्लेट्स बांधने के बाद अच्छे से चल सकता था। इधर लीन अपने भाई को बता रही थी कि इस साल हमारे मैड किंग ने 3 ट्राइब्स को हरा दिया, जिस वजह से वो सारी ट्राइब्स हमारे अंडर आ चुकी है। साथ ही हमारे क्लैन के असुराज की तादाद भी अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इनफैक्ट हमारे मैड किंग के चर्चे तो किंगकू तक भी पहुंच चुके हैं। दरअसल किंगकू इस रीजन का सबसे पावरफुल राजा था। अब वो दिन दूर नहीं कि हमारे असुराज किंगकू की फौज को ज्वाइन करेंगे। ये सुनकर तो शाओ जियांग बहुत खुश हो जाता है। वो कह रहा था कि मैं भी उस आर्मी में ज्वाइन करना चाहता हूँ, जिस पर लीन कहती हाँ तुम जरूर से ज्वाइन कर लोगे। लेकिन शाओ जियांग को खुद पर जरा सा भी भरोसा नहीं था। वो कहता है कि मैं कमजोर हूँ और भला एक कमजोर असुरा को कोई आर्मी में ज्वाइन क्यों करवा लेगा। जिस पर लीन कह रही थी कि हमारे मैड किंग को असुराज की जरूरत है क्योंकि अब उनका मुकाबला किसी स्ट्रॉन्ग ट्राइब से होने वाला है और मैंने सुना है कि उस ट्राइब के पास मॉन्स्टर की पावर्स है। जिस पर शाओ जियांग कह रहा था कि वाह वो ट्राइब तो बहुत ज्यादा खतरनाक होगी। जिस पर लीन कह रही थी हाँ मेरे भाई, और तुम भी उनके जैसे बन सकते हो, बस इसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर तुम पावरफुल बन गए तो एक दिन तुम भी किंगकू की आर्मी को ज्वाइन करोगे। और तभी वहाँ पर 2 बंदे आ जाते हैं। वो शाओ जियांग से कह रहे थे कि तुम हर बार रोते हुए अपनी बहन के पास आ जाते हो, तुम तो 1 नंबर के लूजर हो और किसी कचरे से कम नहीं। तुम्हारे तो माँ बाप भी नहीं है जो तुम्हारी फिक्र करे। अब उनकी बातों से शाओ जियांग को बहुत दुख हो रहा था। तभी लिन जाकर डरा धमका के उन दोनों को वहाँ से भगा देती है। इधर शाओ जियांग मायूस होकर कहता है कि शायद मैं कभी किंगकू की आर्मी को ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि तब तक मैं जिंदा ही नहीं बचूंगा। अब ये सुनकर लिन उस पर गुस्सा करने लगती है। वो कह रही थी कि तुम्हें ये सब बोलने के लिए अलाउड नहीं है। तो शाओ जियांग उसे बताने लगता है कि असुराज बहुत पावरफुल होते हैं और वो कभी किसी कमजोर को बर्दाश्त नहीं कर सकते और मुझे तो असुराज बिल्कुल भी पसंद नहीं करते क्योंकि मैं तो पैदा ही कमजोर हड्डियों के साथ हुआ हूँ। मैं कभी भी शियो जितना पावरफुल नहीं बन सकता। इन कमजोर हड्डियों के साथ चाहे मैं कितनी भी ज्यादा प्रैक्टिस क्यों न कर लूँ, एक दिन ये ट्राइब वाले मुझे मार देंगे। ये सब सुनकर लिन को बहुत गुस्सा आ गया था। वो कहती है कि मैंने तुम्हें 1000 दफा समझाया है कि हमें बस स्ट्रगल करनी रहती है, तभी एक दिन हमें कामयाबी मिलती है। आखिरी दम तक फाइट करना यही असुराज का नियम है। एक सच्चा असुरा कभी हार नहीं मानता। अब उसकी बातें सुनकर शाओ जियांग भी बहुत भड़क गया था। वो कह रहा था कि तुम्हारी बातों का कोई मतलब नहीं बनता। मेरी कमजोर हड्डियों की वजह से मुझे ढंग से चलना भी नहीं आता और तुम मुझे प्रैक्टिस करने के लिए बताती हो। मेरी इस हालत पर लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। वो लोग मुझे लूजर, कचरा, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं और उनकी बातों का मेरे दिल पर क्या असर होता है ये बस मैं जानता हूँ। मुझ पर क्या बीतती है ये तुम कभी समझ नहीं पाओगी क्योंकि तुम स्ट्रांग हो। उसकी बातों से लीन को भी बहुत दुख पहुँचता है। अब शाओ जियांग वहाँ से गुस्से में जाने लगता है। होली उसे कह रहा था कि सिस्टर तुम कभी भी मेरी फीलिंग को समझ नहीं पाओगी। जिसके बाद वो जंगल में हर्ब्स कलेक्ट करने आ गया था। उसे अभी भी अपनी बहन से कई बातें याद आ रही थी जिस पर अब उसे पछतावा हो रहा था। वो कहता है कि मैंने बहुत ही बदतमीजी से लिन के साथ बात की। मैंने कभी भी इस लहजे में उसके साथ बात नहीं करनी चाहिए। आफ्टर ऑल उसी ने मुझे सपोर्ट किया है, उसी की वजह से अभी तक मैं सर्वाइव कर पाया हूँ। जिसके बाद वो ठान लेता है कि वो कभी भी लिन को दुख नहीं पहुँचाएगा और तभी वहाँ से गुजरते वक्त वो एक रस्सी में फंसकर गिर जाता है। दरअसल कुछ लफंगे लड़कों ने वो रस्सी जानबूझ के वहाँ रखी थी। अब वो बंदा शाओ जियांग से कह रहा था कि मैंने तुम्हें कितनी दफे बोला है कि ये इलाका हमारा है, तुम यहाँ पर नहीं आ सकते, लेकिन तुम हो के हमेशा मुँह उठा के यहाँ पर चले आते हो। शायद तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें सबक नहीं सिखा सकता। जिसके बाद वो शाओ जियांग के मुँह पर एक लात मार के उसे दूर फेंक देता है। तब शाओ जियांग उससे कहने लगता है कि इलाका तुम्हारे बाप का नहीं है, मैं जब चाहूँ तब यहाँ पर आ सकता हूँ। ये सुनकर तो बंदा शाओ जियांग की तगड़ी पिटाई करना शुरू कर देता है। शाओ जियांग तो बस उसकी मार खा रहा था और ये देखकर उस बंदे के साथ ही हंसने लगते हैं। वो कह रहे थे कि तुम ऐसे कैसे असुरा हो जो कि खुद को बचा भी नहीं सकता। तुम तो असुराज के नाम पर कलंक हो, तुम्हें इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। अगर हमारे बस में होता तो हम तुम्हें कब का मार देते, लेकिन तुम्हारी बेवकूफ बहन की वजह से तुम जिंदा हो, वही तुम्हें अपने साथ रखती है। अब वो लोग शाओ जियांग की बहन को भी गालियाँ दे रहे थे और इससे शाओ जियांग के खून में आग लग जाती है। और तभी अचानक से उसके अंदर एक अजीब सी पावर आ चुकी थी। उसकी आंखों से रेड एनर्जी रिलीज होने लगती है। वो कह रहा था कि तुम मेरी बहन के बारे में बकवास नहीं कर सकते हो। जिसके बाद शाओ जियांग ने एक जबरदस्त पंच मार के उस बंदे को बहुत दूर फेंक दिया था। ये देखकर
देखकर उसके साथी भी थोड़ा सा डर जाते हैं। वो कह रहे थे कि अचानक से इस कमजोर में इतनी पावर्स कहाँ से आ गई। वही शाओ जियांग भी बहुत हैरान था। अब वो लोग दोबारा से शाओ जियांग के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस बार शाओ जियांग उनका मुकाबला नहीं कर पाता। उसकी वो स्ट्रेंज पावर अचानक से गायब हो गई थी। अब वो तीनों असुराज मिलकर उसकी तगड़ी धुलाई कर रहे थे, मगर तभी वहाँ पर शिव पहुँच जाता है। वो कह रहा था कि अब बस हो गया, तुम उसे हाथ नहीं लगा सकते। शिव ने उसमें से एक बंदे को दूर फेंक दिया था। वो कह रहा था कि तुम खुद को असुरा समझते हो, लेकिन एक रियल असुरा खुद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट के साथ फाइट करता है। वो कभी भी किसी कमजोर पर अत्याचार नहीं करता। जिस पर वो बंदा कह रहा था कि तुम्हें क्या लगा कि तुम मैड किंग के बेटे हो इसलिए तुम अपना हुक्म चलाओगे। वेल यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। इस बार तो हमने तुम्हें माफ कर दिया, अगली बार अगर तुम हमारे मसलों में फंस गए तो तुम्हारी भी ऐसी ही धुलाई की जाएगी। जिस पर शिव कह रहा था कि हाँ ठीक है, उस दिन का मुझे इंतजार रहेगा। जिसके बाद वो लड़के वहाँ से ही चले जाते हैं। अब शिव शाओ जियांग से कह रहा था कि तुम कब तक ऐसी मार खाते रहोगे। मैं मानता हूँ कि तुम मजबूर हो, लेकिन एटलीस्ट तुम अपनी जबान को तो संभाल ही सकते हो। तुमने ऐसे लोगों की मुंह नहीं लगना चाहिए। जिस पर शाओ जियांग कह रहा था कि ना ही मैं मजबूर हूँ ना ही कमजोर हूँ, ये तो बस मेरे हड्डियों का मसला है और बहुत ही जल्दी ब्रेक हो जाती है। और अभी तुमने जो उन लोगों को भाषण दिया था उससे मुझे हर्ट हुआ है। तो शिव माफी मांगते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और शाओ जियांग ने भी उसे माफ कर दिया था। अब वो दोनों जंगल में एक जगह पर रिलैक्स कर रहे थे। शाओ जियांग शिव को बता रहा था कि पहले ही लोग मुझे कमजोर समझते हैं और अगर उसमें भी मैंने सरेंडर कर दिया तो फिर तो मेरी वाट लग जाएगी, इसलिए जितना मुझसे होता है उतना ही मैं उनका मुकाबला करता हूँ। तो शिव उसे समझाता है कि ऐसा मुकाबला करके क्या फायदा जिसमें तुम्हारी हार पक्की हो। मेरे ख्याल से तुमने लोगों को जवाब देना बंद कर देना चाहिए। वो लोग तुम्हें पीटते हैं और हर्ट मुझे होता है। मैं तुम्हें ऐसी तकलीफ में बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता। जिस पर शाओ जियांग कह रहा था कि ये मेरी इज्जत का सवाल है। मेरी बहन ने मुझे हमेशा बोला है कि एक रियल असुरा कभी भी हार नहीं मानता, वो मरते दम तक फाइट करता है। लेकिन शिव इस पर कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। तो शाओ जियांग कहता है कि हाँ ठीक है, मुझे पता है तुम मेरी बात कभी नहीं समझोगे। इसलिए शिव कहता है कि फाइट करना हमेशा जरूरी नहीं होता। मैंने देखा है कि असुराज बस फाइट को ही ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन कुछ बैटल अननेसेसरी होती है और उससे बच के निकलने में ही हमारा फायदा है। और अचानक से शाओ जियांग को कुछ फील होने लगता है। वो बहुत डर गया था। वो कहता है यहाँ पर कोई आ रहा है और वो बहुत खतरनाक है। अब शिव को तो कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, इसलिए वो शाओ जियांग से पूछता है कि भाई तुम्हें क्या हो गया। तो शाओ जियांग उसे बता रहा था कि कोई तो है जो हमारे कबीले में घुस गया है, वो सबको खत्म कर देगा। मगर शिव को तो उसकी कोई बात समझ नहीं आ रही थी। तो शाओ जियांग उसे कहता है कि मैं तुम्हें ये समझा नहीं सकता, बस मुझे जल्दी से घर वापस जाना है, मेरी बहन की जान खतरे में है। इतना कहकर वो वहाँ से भागने लगता है। तो शिव भी उसे फॉलो करने लगता है। अब गांव तक पहुँचने में इन्हें रात हो गई थी। वो देखते कि उनका पूरा कबीला डिस्ट्रॉय हो गया। वहाँ पर कई सारी लाशें थी और ये मंजर देखकर इन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता। शाओ जियांग तो बस अपनी बहन को पुकार रहा था। वो देखता है कि उसकी बहन लकड़ियों के अंदर फंसी हुई है, तो ये लोग जल्दी से जाकर वो लकड़ियाँ हटा देते हैं। लिन जख्मी हालत में बेहोश पड़ी थी। तो शाओ जियांग अपनी बहन को होश में लाता है। लिन होश में आते ही कहती कि तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ, यहाँ पर रुकना सही नहीं होगा। जिसके बाद लिन ने अपनी ब्लेड उठा ली थी। शाओ जियांग उससे पूछ रहा था कि आखिर वो कौन है जिसने हमारे कबीले पर हमला कर दिया। तो लिन उन्हें बताती है कि वो एक भयानक असुरा है, उसने हमारे सभी लोगों को बेरहमी से मार दिया, इसलिए तुम दोनों जल्दी से यहाँ से चले जाओ। मगर शाओ जियांग को उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। वो कह रहा था कि एक अकेला असुरा हमारी पूरी ट्राइब को कैसे खत्म कर सकता है। और तभी मैड किंग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। दरअसल वो किलर असुरा उनके साथ फाइट कर रहा था। उस असुरा ने उन पर जंप लगा दी थी और ये देखकर मैड किंग जोर जोर से हंसने लगते हैं। वो कहते अच्छा हुआ तुमने मुझे चुना है। जिसके बाद वो अपने रेड फ्लेम पाम अटैक को एक्टिवेट कर देते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उस असुरा पर हिट कर पाए, वो असुरा एक ही झटके में उन्हें खत्म कर देता है। ये देखकर तो शिव को बहुत बड़ा सदमा लग गया था, क्योंकि मैड किंग उसके फादर थे। इधर शाओ जियांग भी समझ जाता है कि यही वो बंदा था जिसकी किलिंग इंटेंट को मैंने सेंस किया। अब शिव भी अपने फादर का बदला लेने के लिए उस पर अटैक करने चला जाता है। उस असुरा पर पंच से हमला करने ही वाला था, लेकिन वो असुरा बड़ी ही बेरहमी से उसका हाथ धड़ से अलग कर देता है। इस तरह से शिव भी हमेशा के लिए अपाहिज बन चुका था। अब वो असुरा बड़ी ही तेजी से शाओ जियांग की तरफ आगे बढ़ रहा था, लेकिन बीच में लीन आ जाती है। वो अपनी ब्लेड से उस पर हमला करने ही
वाली थी, लेकिन असुरा ने ही उसे घायल कर दिया था। अब लिन जख्मी हालत में शाओ जियांग से कह रही थी कि यहाँ से भाग जाओ, और थोड़ी देर में लिन की मौत हो जाती है। उसकी मौत से शाओ जियांग को बहुत बड़ा सदमा लग गया था। अब उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। गुस्से की वजह से उसकी बॉडी में एक अजीब सी पावर आ गई थी। वो जोर से चिल्लाकर कहता है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। उसकी सारी पावर उस पूरी जगह पर फैल गई थी, और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते कि वो असुरा शाओ जियांग को घसीटते हुए अपने साथ ले जा रहा था, जिसके बाद उसके पाँव पकड़कर उसे बहुत दूर फेंक देता है। वो कह रहा था कि तुम किसी काम के नहीं हो, जल्दी से उठ के मेरा मुकाबला करो। शाओ जियांग तो उससे बहुत डर गया था, इसलिए वो पीछे हटने लगता है। अब वो असुरा कहता है कि तुम एक यूजलेस हो। असुराज कभी हार नहीं मानते, और तुमने मुझे बहुत ज्यादा निराश कर दिया है। जिसके बाद वो सीधा शाओ जियांग की खोपड़ी को कुचलने लगता है। उस असुरा के अटैक से शाओ जियांग बुरी तरह से घायल हो गया था। वो कह रहा था कि शायद यही मेरा अंत है, और फिर ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते कि शाओ जियांग एक अलग ही जगह पर पहुंच चुका था। उसे सपने में अपने क्लैन की तबाही नजर आ रही थी कि कैसे उस असुरा ने एक ही झटके में शिव को घायल कर दिया। साथ ही लिन भी उसी असुरा के हाथों मारी गई, और इसी डरावनी सपने के साथ उसकी आँख खुल जाती है। उसके सामने एक बंदा था। शाओ जियांग उससे डर के मारे पूछ रहा था कि तुम कौन हो। वो कहता है कि मेरा नाम जिंगी है, और मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने आया हूँ। जो बंदा तुम्हें किडनैप करके यहाँ लाया है वो मेरा छोटा भाई है, और उसका नाम है लियाओ जी। ये सुनकर शाओ जियांग उसे बताने लगता है कि तुम्हारे भाई ने मेरी बहन को मार दिया। इतना ही नहीं, उसने मेरे पूरे क्लैन को तबाह कर दिया। जिस पर जिंगी कह रहा था कि मुझे इस बात का बहुत अफसोस है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा भाई ऐसा ही है। उसका मसला हल करने का तरीका कुछ ऐसा ही है। जिस पर शाओ जियांग कहता है कि हमारे क्लैन की तुम्हारे भाई के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, हमने पूरी जिंदगी में उसे नहीं देखा था, फिर उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। तो जिंगी उससे कहता है कि मेरा यकीन मानो, मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं रोक नहीं पाया। उसने वही किया जो हमेशा से करता आया है। अब शाओ जियांग उसे गुस्से में पूछ रहा था कि बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया है। तो जिंगी उससे कह रहा था कि तुम्हें अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, और रही बात तुम्हारे सवालों की तो उसका मैं तुम्हें 1 बाय 1 जवाब दूंगा। अब शाओ जियांग उससे कह रहा था कि तुम्हारा भाई बहुत स्ट्रांग है, और तुम लोग ऑर्डिनरी असुराज जैसे नहीं हो। जिस पर जिंगी कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, दरअसल हम वो असुराज है जिन्हें हेवन से निकाल दिया गया था। इस बात को हजारों साल बीत चुके हैं। जब हेवन से हमें निकाला गया तब हमारा वॉरशिप इसी मॉर्टल वर्ल्ड में आके क्रैश हो गया था। ये सब सुनकर तो शाओ जियांग के होश ही उड़ गए थे। वो कह रहा था इसका मतलब आप वही 99 लेजेंडरी असुराज हो। आप लोगों ने देवताओं के साथ जंग छेड़ दी, और आप ही हमारे एंसेस्टर हो। तभी जिंगी उससे कह रहा था कि जरा आराम से बात करो, ये मेरा नहीं बल्कि लियाओ जी का इलाका है। मैं कभी कभार चुपके से यहाँ पर आ जाता हूँ। अब शाओ जियांग उससे कह रहा था कि मुझे लगा था कि आप लोग मर चुके हो। जिस पर जिंगी कहता है कि गॉड की मौत कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, और अगर हम अभी तक सरवाइव कर पाए तो इसके पीछे कोई वजह है। दरअसल ये असुराज के गॉड थे। अब शाओ जियांग उसे गुस्से में पूछ रहा था कि बताओ तुम्हारे भाई ने मेरी ट्राइब को क्यों मार दिया, उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। तो जिंगी उसे जवाब देता है कि मेरा भाई एक चैलेंजर की तलाश में है, और तुमने उसे अट्रैक्ट कर लिया। ये सुनकर तो शाओ जियांग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जिंगी उससे कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ से बाहर जाना है तो उसका एक ही तरीका है, तुम्हें लियाओ जी को हराना होगा। ये सुनकर शाओ जियांग कहता है कि क्या कहा तुमने, उसे हराना होगा, कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो। शायद तुम लोगों को पता नहीं, मैं हमारी ट्राइब का सबसे कमजोर असुरा हूँ। जरा तुम मेरी तरफ देखो, मैं तो ढंग से चल भी नहीं पाता। और तभी वो अपने पैरों को देखता है। उसके पैर अब पहले जैसे नहीं रहे थे, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन चुके थे। तभी जिंगी उसे बताता है कि तुम्हारा वीकनेस बस एक इल्यूजन था, तुम बहुत पावरफुल हो, और ये तुमने उसे साबित कर दिखाया। जरा याद करो उस रात क्या हुआ था। और तभी शाओ जियांग को याद आता है कि जब लियाओ जी ने लिन को मारा था तब वो गुस्से में पागल हो गया। उसके अंदर एक अनजान सी शक्ति आ गई थी, जिसके बाद उसने सीधी जाकर लियाओ जी पर हमला कर दिया। तो शाओ जियांग जिंगी से कहता है हाँ मुझे सब कुछ याद आ गया, लेकिन मुझे पता नहीं कि अचानक से मुझ में वो पावर्स कहाँ से आ गई। तो जिंगी उसे समझाते कि उस वक्त तुम बहुत ज्यादा गुस्से में थे, और उसी ने तुम्हारे पोटेंशियल को अनलॉक कर दिया। तुम्हारे अंदर जो हिडन पावर्स थी वो उसी से बाहर आ गई। दरअसल ये पावर उसी को मिलती है जो असुरा फाइटिंग की हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुका हो, और तुम्हारे गुस्से ने ये काम कर दिखाया। हम असुरा का धर्म होता है फाइट करना, और हम सभी के अंदर 5 सेंसेस होते हैं, बस तुम्हें उन्हें ऑन कैसे करना है ये सीखना पड़ेगा। तुम्हें जो महसूस होता है, जो तुम्हारी फीलिंग है, वही उसे ऑन कर सकती है। जितनी स्ट्रॉन्ग फाइटिंग की फीलिंग तुम में आएगी, उतने ही तुम्हारे 5 सेंसेस पावरफुल बनेंगे। तुम्हारे पास फाइटिंग गॉड की आँख होती है, जिसकी मदद से तुम अपने अपोनेंट की ताकत को चेक कर सकते हो। साथ ही तुम अपने सेंस का अच्छे से यूज करके अपने अपोनेंट की ब्रीदिंग को भी सुन सकते हो। तुम्हारी सुनने की एबिलिटी भी बहुत तेज हो जाएगी, जो तुम्हारे आसपास की सारी साउंड
बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन तुम्हें देती रहेगी। इनफैक्ट तुम अपने अपोनेंट की हर एक मूव को पहले से ही प्रेडिक्ट कर सकते हो, लेकिन ये सब करने के लिए तुम्हारे अंदर फाइटिंग गॉड की पावर्स आनी चाहिए और इस लेवल को डाउ शेन वू गेन कहा जाता है। जिंगी कह रहे थे कि तुम्हें फाइटिंग स्किल की पिक तक पहुंचना होगा। अगर तुम पिक तक पहुंच गए तो तुम्हें फाइटिंग का एक यूनिक वे हासिल होगा और शायद उस वक्त तुम लियाओ जी को हरा पाओ। जिस पर शाओ जियांग कह रहा था कि मैं उसे जरूर हराऊंगा। अब रात के समय वो चुपके से लियाओ जी के पास पहुंच गया था। वो कहता है कि मैं इसे अभी खत्म कर दूंगा, लेकिन इससे पहले कि शाओ जियांग उस पर हमला कर पाए लियाओ जी की नींद खुल जाती है। वो तुरंत ही शाओ जियांग को एक जबरदस्त पंच मार के बहुत दूर फेंक देता है। अब शाओ जियांग उससे कह रहा था कि तुम्हारे भाई ने मुझे सब कुछ बता दिया कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो। जिस पर लियाओ जी कह रहा था कि मैंने जिंगी को 1000 बार समझाया है कि यहाँ पर मत आया करे। खैर अब उसने तुम्हें बता ही दिया है कि तुम यहाँ पर क्यों हो, तो मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, तुम मुझे बिना हराए यहाँ से जा नहीं सकते। अगर लूजर नहीं हो तो मेरा सामना करो। जिस पर शाओ जियांग कह रहा था कि मैं तुमसे नहीं डरता और ना ही मैं कोई लूजर हूँ। तुमने मेरी बहन को मारा है तो एक असुरा होने के नाते मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। तो लियाओ जी भी अपनी पावर शो करते हुए कह रहा था कि आओ फिर फाइट करो। अब वो भी लीन से कह रहा था कि सिस्टर तुम्हें मुझे बताया कि हार नहीं मानना, तो आज मैं तुम्हारी सिखाई बातों पर चलूंगा। जिसके बाद उसे लियाओ जी पर हमला करने चला जाता है, लेकिन लियाओ जी एक खतरनाक पंच के साथ उसे खत्म कर देता है और तभी शाओ जियांग की आँख खुल जाती है। वो कह रहा था मुझे मत मारो। अब वो देखता है कि जिंगी उसके सामने है। वो कहता है कि मुझे तो लगा था कि लियाओ जी ने मुझे मार दिया। जिस पर जिंगी कहता है हाँ तुम 2 बार मर चुके हो। दरअसल इस जंग का एक नियम है, जितनी बार तुम मरोगे उतनी ही बार तुम दोबारा से रिजरेक्ट हो जाओगे। और तभी शाओ जियांग की छाती पर एक घाव पड़ जाता है। उस कार से शाओ जियांग को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। तो जिंगी उसे बताने लगता है कि जितनी बार भी तुम रिजरेक्ट होगे उतनी ही दफा तुम्हारी जिस्म पर इस कार आएगा। घाव के बढ़ने से तुम्हारी पेन भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी और फिर एक वक्त ऐसा भी आएगा जब तुम्हारी बॉडी इस दर्द को सहन नहीं कर पाएगी और उस वक्त तुम मारे जाओगे। और तभी शाओ जियांग को खून की उल्टियाँ होना शुरू हो जाता है। जिंगी कह रहे थे कि देखो तुम्हारी बॉडी ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया है, तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं, एक तो उसे हराओ या फिर खुद मारे जाओ। जिस पर शाओ जियांग कह रहा था कि मैं मरना नहीं चाहता और अब उसी हालत में लियाओ जी के पास पहुंच जाता है। वो कह रहा था कि मैं तुम्हारा मुकाबला करने आ चुका हूँ। अब उसे देखते ही लियाओ जी तुरंत ही फाइट के लिए रेडी हो जाता है। शाओ जियांग को जिंगी ने पहले ही बता के रखा था कि अगर वो लियाओ जी को हराना चाहता है तो उसे डाओ शिन वू गेन को एक्टिवेट करना ही होगा और ये बस गुस्से से ही एक्टिवेट हो सकती है। इसलिए शाओ जियांग खुद को गुस्सा दिला रहा था और उसके ऐसा करते ही उसकी बॉडी से स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगती है। अब वो अपना खून जला जला कर गुस्सा हो रहा था। वो लियाओ जी से कह रहा था कि मेरा गुस्सा ही तुम्हें हरा देगा। तो लियाओ जी तुरंत ही उसे पंच हिट करने आ जाता है, मगर इस बार शाओ जियांग ने उसका पंच मिस कर दिया था। लियाओ जी का ये हमला काफी तेज था, लेकिन अब शाओ जियांग को रियलाइज होता है कि उसकी स्पीड अब पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तब तक लियाओ जी उस पर दूसरा पंच जड़ने आ चुका था। शाओ जियांग कहता है कि मुझे इसे गौर से देखना है और फिर सही मौके पे मुझे पीछे हटना है, और होता भी वैसे ही है। शाओ जियांग ने खुद को डिफेंड कर लिया था। वो कहता है कि मुझे तो इसकी मूव साफ साफ नजर आ रही है, चलो अब मैं भी इस पर हमला कर देता हूँ। और अब शाओ जियांग लियाओ जी पर पंच मारने चला जाता है, मगर होता उसका उल्टा है। लियाओ जी ने उसे पंच जड़ दिया था। इतना ही नहीं, वो उसे पैर से पकड़कर नीचे पटक देता है और फिर फाइनली वो अपने पाँव से उसे कुचल देता है। अब तक शाओ जियांग 10 बार उससे हार चुका था और जब वो दोबारा से जिंदा होता है तब उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। इनफैक्ट अब उसके चेहरे पर भी स्कार्स पड़ गए थे। वो खुद से ही कहने लगता है कि इस तकलीफ से अच्छा है मैं मर जाऊं। लेकिन तभी जिंगी अपनी मैजिकल पावर्स से उसे शांत कर देती है। वो कहते हैं तुम डिप्रेस हो चुके हो, इसलिए तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। और फिर शाओ जियांग गहरी नींद में सो जाता है। जिंगी उसे देखकर कह रहे थे कि पिछली बार लियाओ जी जो लड़का लेकर आया था उसे 10 स्कार मिले थे और उसके बाद वो भाग गया, उससे वो पेन सहन नहीं हो पाई। वहीं दूसरी तरफ हम शियू को देखते हैं जो इस रीजन के राजा के पास मिलने गया था। वो वहाँ के गार्ड्स को बताता है कि मेरे दोस्त की जान खतरे में है, तो प्लीज मेरी मदद कीजिए। लेकिन वो लोग उसे लाते मार के नीचे फेंक देते हैं क्योंकि वो एक अपाहिज था। और तभी वहाँ पर वांग नाम का असुरा आ जाता है। वो शियू से कह रहा था कि आखिर तुम यहाँ आकर शोर क्यों मचा रहे हो, जल्दी बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो शियू उसे बताता है कि मैं मैड किंग का बेटा हूँ और मैं यहाँ पर कास्ट आयन कबीले से आया हूँ
प्लीज मेरी मदद कीजिए। तो वांग कहते हैं अच्छा तो तुम उसी कबीले से हो जो थोड़े दिनों पहले डिस्ट्रॉय हो गया, बताओ मुझे तुम्हारे कबीले के साथ क्या हुआ। तो शिव उसे बताता है कि हमारे कबीले पर एक असुरा ने हमला किया था, उसकी बॉडी पर लोहे की चेन जकड़ी हुई थी। ये सुनकर वांग को उसकी बातों में दिलचस्पी आ गई थी। वो कहता है बोलते रहो। तो शिव उसे बताने लगता है कि मैं और मेरा दोस्त माउंटेन्स में गए थे, लेकिन जब हम वापिस आए तब तक हमारी पूरी ट्राइब डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। मेरे फादर यानी मैड किंग ने उस असुरा के साथ फाइट की, लेकिन उसने उन्हें खत्म कर दिया और साथ ही मेरा भी एक हाथ काट दिया। मेरे दोस्त शाओ जियांग पर भी उसने हमला किया था, वो बेचारा बेहोश था और तभी वो असुरा उसे अपने साथ ले गया। ये सुनकर वांग को पता नहीं क्यों बहुत गुस्सा आ रहा था। इधर शिव उससे कहता है कि प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे मेरे दोस्त को बचाना है। तो वांग उसे जोर से कह रहा था कि शिव तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ, मुझे ये सब सुनकर बहुत दुख हो रहा है, लेकिन तुमने उस असुरा के साथ फाइट करके बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अब तुम्हारा कोई काम नहीं, इसलिए तुम मर सकते हो। जिसके बाद वांग ने उस पर एक पावरफुल अटैक कर दिया था। अब इसमें शिव का क्या अंजाम होता है ये हमें बाद में पता चलेगा। वही दूसरी तरफ हम शाओ जियांग को देखते हैं जो अभी भी लियाओ जी को हराने के चक्कर में था, लेकिन लियाओ जी हर बार उस पर भारी पड़ जाता है। इस बार तो उसने अपनी 2 उंगलियां शाओ जियांग की आंखों में डाल दी थी, इससे शाओ जियांग की आंखों में बहुत दर्द हो रहा था। लियाओ जी कहता है कि अब दोबारा से मरने के लिए तैयार हो जाओ। वो उस पर हमला करने ही जा रहा था, लेकिन उसके अटैक की साउंड शाओ जियांग को आ जाती है। इट मींस कि उसकी अब सुनने की शक्ति भी बहुत तेज हो चुकी थी और उसी के चलते वो समय रहते साइड में हट जाता है। वो कह रहा था कि मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैं यहाँ की हर एक चीज की आवाज को सुन सकता हूँ। अब वो अपनी इसी पावर का यूज करके लियाओ जी के हर एक अटैक से बचता जा रहा था। लियाओ जी उसे कहता है कि बच्चे बहुत स्मार्ट मत बनो, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, तुम्हें तो मेरे हाथों मरना पड़ेगा। और इसी वक्त शाओ जियांग उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन लियाओ जी ने उसे पकड़ लिया था। वो कहता है तुम बहुत स्लो हो, जिसके बाद वो बड़ी ही बेरहमी से उसे खत्म कर देता है और ये सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहता है। लियाओ जी हर बार उसे खत्म कर देता और शाओ जियांग दोबारा से रिजरेक्ट होकर उसके साथ मुकाबला करता, लेकिन इस सब में शाओ जियांग का फाइटिंग सेंस काफी ज्यादा शार्प बन गया था, साथ ही उसकी रफ्तार भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। लेकिन कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती। इस पावर को हासिल करने के लिए उसके शरीर पर ढेर सारे स्कार बन चुके थे। उसके दिल से अब लियाओ जी का डर खत्म हो चुका था, बल्कि उसे तो लियाओ जी के साथ फाइट करने में मजा आ रहा था और वो अगली होने वाली फाइट के लिए एक्साइटेड भी था। अब शाओ जियांग कह रहा था कि आज मुझे फील हो रहा है कि मैं एक असुरा हूँ। जिसके बाद वो लियाओ जी को ढूंढने लगता है। वो उसे ढूंढते हुए जिंगी के पास पहुँच जाता है। वो इस जगह पर पहली बार आया था। वो देखता है कि वहाँ पर कई सारी लाशें थी, तो जिंगी उसे बताता है कि ये सब मेरे साथ ही थे। इन सभी में अलग अलग सुपर नेचुरल पावर्स थी। हम लोगों ने एक साथ देवताओं के खिलाफ जंग की और उसी जंग में मैंने मेरे साथियों को खो दिया। ये सब सुनकर शाओ जियांग कह रहा था कि आपने अकेले इतने साल इनका ख्याल रखा, इससे पता चलता है कि आप उनके बगैर कितने तन्हा हो। जिस पर जिंगी कहते कि एक बार हमारा मिशन पूरा हो जाए फिर मैं मेरे दोस्तों के साथ दोबारा से रीयूनाइट हो पाऊंगा। तो शाओ जियांग उसे उसके मिशन के बारे में पूछने लगता है। जिंगी कहता है कि तुम पहले बच्चे नहीं हो जिसे लियाओ जी पकड़ कर लाया था, तुम्हारे पहले भी कई सारे बच्चे यहाँ आकर गए हैं। दरअसल मेरा भाई एक ऐसे बंदे की तलाश में है जो आगे चल के एक ट्रू फाइटिंग गॉड असुरा बन सकता है और वही फाइटिंग गॉड बन के हमारे असुराज को लीड करेगा। तो शाओ जियांग कह रहा था शायद इसी वजह से आप दोनों यहाँ से नहीं गए। जिस पर वो कहते हाँ, और हमें तुमसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। फिलहाल तो तुम्हारी बॉडी के सारे ऑर्गन डैमेज हो चुके हैं। इस दुनिया में तुम्हारी फाइटिंग की लिमिट खत्म हो चुकी है। अगर लियाओ जी इस बार तुम्हें हरा देता है तो तुम दोबारा से रिजरेक्ट नहीं होंगे, तुम सीधे मारे जाओगे। इसका मतलब ये तुम्हारे लिए डू और डाई की सिचुएशन है। तो बताओ क्या तुम अब लियाओ जी का सामना करने के लिए तैयार हो? जिस पर शाओ जियांग कहता है हाँ, और अब वो सीधे अंतिम बैटल के लिए लियाओ जी के पास पहुँच चुका था। लियाओ जी कह रहा था कि बच्चे शायद तुम में वो जोश आ चुका है कि तुम मेरा मुकाबला कर पाओ। जिस पर शाओ जियांग कहता है कि बकवास बंद करके मेरा सामना करो, आज मैं तुम्हें क्रश कर दूंगा। जिस पर लियाओ जी कह रहा था कि बच्चे मुझे निराश मत करना। तो शाओ जियांग कहता है कि ये बैटल बिल्कुल तुम्हारी इच्छा जैसा ही होगा। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ लगा देते हैं, लेकिन लियाओ जी अपना घुटना शाओ जियांग के पेट में मार देता है और फिर उसने उसे जमीन पर पटक दिया था। जिसके बाद वो शाओ जियांग को एक चट्टान पर पटक देता है। शाओ जियांग उसकी मार खा के थोड़ा कमजोर पड़ गया था, लेकिन तभी उसके दिल में आग लग जाती है। वो लियाओ जी से कह रहा था कि मुझे तो अब इसमें बहुत मजा आ रहा है। ये सुनकर लियाओ
लियाओ जी को भी बहुत अच्छा लगता है। वो कहता है ये हुई ना असुरा वाली बात, एक रियल गॉड ऑफ फाइटिंग असुरा वही होता है जिसे फाइटिंग में मजा आता है। चलो अब हम दोनों मजे करेंगे। इतना कहकर वो शाओ जियांग पर पंच मारने चला जाता है, लेकिन शाओ जियांग बड़ी ही तेजी से वहाँ से हट जाता है। वो कह रहा था लियाओ जी अब अटैक करने की बारी मेरी है, जिसके बाद शाओ जियांग उसकी तरफ भागने लगता है। इधर लियाओ जी उसे पंच मारने के लिए रेडी था, लेकिन सही वक्त पर शाओ जियांग हवा में जंप लगाता है और इसी वक्त उसके अंदर का अल्टीमेट असुरा जाग चुका था। वो डाउ शिनोगेन की टेक्निक को हासिल कर लेता है और अब वो अपना खतरनाक पंच लियाओ जी पर जड़ते हुए कह रहा था कि भाड़ में जाओ। उसकी जबरदस्त पंच में ढेर सारी पावर्स थी, मगर अभी भी लियाओ जी हार नहीं मानता। वो उसे उठा उठा कर पटकने लगता है। इसमें शाओ जियांग की स्कल को चोट लग जाती है और अब लियाओ जी उसकी गर्दन पीछे करके उसकी सारी हड्डियों को तोड़ रहा था, लेकिन शाओ जियांग अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे हवा में उछाल देता है और अब वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका था, जिसके बाद वो एक खतरनाक पंच लियाओ जी के मुंह पर जड़ देता है और इसी पंच के साथ लियाओ जी ये मुकाबला हार चुका था। अब शाओ जियांग बड़ी ही स्टाइल के साथ अपनी टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने लगता है। अब सारी हड्डियों को सीधा करने के बाद वो कहता है कि लियाओ जी इस बार तो तुमने मुझे मार ही दिया था। तभी लियाओ जी उससे कहता है कि बच्चे मुझे तुम्हारे साथ फाइट करते हुए एक अलग ही पावर महसूस हो रही थी, बताओ तुमने कौन सी टेक्निक का यूज किया है। तो शाओ जियांग उसे बता रहा था कि मेरे मार्शल आर्ट के सेंसेस फुल्ली ओपन हो चुके हैं और शायद उसी की वजह से मैं तुम्हारी इतनी धुलाई कर पाया। तो लियाओ जी उससे कह रहा था कि तुम्हारे फाइटिंग सोल का तरीका बहुत अलग है, आज तक मैंने कोई ऐसा असुरा नहीं देखा था जिसके पास ऐसी यूनिक पावर हो। और तभी वहाँ पर जिंगी भी पहुँच जाता है। लियाओ जी उसे कह रहा था कि इस बच्चे ने कर दिखाया, जिसके बाद लियाओ जी शाओ जियांग से कहने लगता है कि लाइफ एक बैटल है, तो जाकर अपने स्ट्रॉन्ग अपोनेंट को ढूंढो और उसके साथ फाइट करो। तो शाओ जियांग उसे कहता है कि चलो फिर तुम ही मेरे साथ फाइट कर लो, लेकिन तभी वो दोनों अचानक से वहाँ से गायब हो जाते हैं। वो दोनों शाओ जियांग के लिए 2 ब्लेड्स छोड़कर गए थे। शाओ जियांग उन्हें देखकर कहता है कि फाइनली मैंने रियल असुरा गॉड को हरा दिया और ये दोनों ब्लेड उसी का सबूत है और अब मैं इन्हीं का यूज करके मेरी किस्मत लिखूंगा। वो कहता है कि जिंगी और लियाओ जी तो यहाँ से चले गए, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी दोबारा मुलाकात होगी। वही दूसरी तरफ हम वांग को देखते हैं, जिसने अपनी शूरा पॉइजन की प्रैक्टिस में ब्रेक थ्रू कर लिया था और शाओफिंग उसे मुबारकबाद देता है। और अब हमें सीधा 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम शियू को देख पाते हैं। वो घर घर जाकर खाने के लिए भीख मांग रहा था, लेकिन बेरहम लोग तो उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर रहे थे। शिव सबको बता रहा था कि मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया है, प्लीज मुझे थोड़ा सा खाना दीजिए। तो एक औरत उसके मुंह पर ही खाना फेंक के मारती है। वो कहती उठाओ इसे और दोबारा से यहाँ मत आना। शिव उस औरत को थैंक यू बोल के जल्दी से उन ब्रेड को खा लेता है। वो अब उस कबीले से गुजर ही रहा था, तभी उसे कुछ लड़के देख लेते हैं। वो शिव के पास जाते हुए कह रहे थे कि वो तुम्हें हो ना जिसने शाओ जियांग को बचाने के लिए हमसे पंगा लिया था। तो उन्हें देखकर शिव जल्दी से वहाँ से जाने लगता है, मगर उन लड़कों ने उसे नीचे गिरा दिया था और तभी हमें पता चलता है कि शिव ने अपने हाथ के साथ साथ अपना एक पैर भी खो दिया है। अब वो लड़के उसे टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। वो कह रहे थे कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते, हमारी परमिशन के बिना तो बिल्कुल नहीं। तो शिव उनसे कह रहा था कि प्लीज मुझे जाने दीजिए, मेरी औकात किसी कचरे से कम नहीं और मैं असुरा के नाम पर कलंक हूँ। तो लड़के हंसते हुए कहने लगते कि हाँ तुम एकदम ठीक बोल रहे हो। अब शिव उनसे प्यार से कह रहा था कि प्लीज मुझे जाने दीजिए। तो एक असुरा उससे कह रहा था कि तुम मेरे टांगों के बीच में से चले जाओ, तुम्हारे लिए तो बस यही एक रास्ता खुला है। अब बेचारे शिव के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो रोते हुए उसकी टांगों के बीच में से जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से उस बंदे के मुंह पर एक जबरदस्त लात पड़ जाती है। दरअसल ये हमारा हीरो शाओ जियांग था। वो बड़े ही खतरनाक अंदाज में उन बंदों की धुलाई करना शुरू कर देता है। शिव ने भी उसे पहचान लिया था, साथ ही उसने शाओ जियांग के स्कार्स को भी देख लिया था। अब उनमें से एक बंदा कह रहा था कि आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हम पर हाथ उठाओ। तभी वो दूसरा बंदा कहता है कि अरे ये तो शाओ जियांग है, लेकिन अब ये तो पहले से बहुत अलग दिखता है। इधर शाओ जियांग कह रहा था कि तुम लोगों की औकात कुत्तों से कम नहीं है, तुम बस कमजोरों को सता सकते हो। इसलिए उनमें से एक बंदा शाओ जियांग पर हमला करने चला जाता है, लेकिन शाओ जियांग ने उसके पंच को पकड़ लिया था, जिसके बाद शाओ जियांग ने 1 बाय 1 उन सब की धुलाई करना शुरू कर दी थी। वो तीनों असुरा समझ गए थे कि वो शाओ जियांग के सामने टिक नहीं पाएंगे, इसलिए वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। अब शाओ जियांग सीधे अपने दोस्त शिव के पास पहुँच गया था। उससे कहता है कि शिव मैं वापस आ चुका हूँ। शिव भी अपने दोस्त को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गया था। अब रात के समय ये दोनों जंगल में बैठे हुए थे। शिव सारी पुरानी बातों को याद कर रहा था। वो कह रहा था कि 1 साल पहले ही हमारे कबीले पर हमला हुआ और तब से सब कुछ बदल गया। मैं उन पुराने दिनों को बहुत याद करता हूँ।
हम दोनों यहीं पर खेला करते थे। लेकिन शाओ जियांग तो उसकी हालत देखकर ही परेशान था। वो कह रहा था, शियो मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो शियो उसे बताने लगता है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए किंग से मदद मांगने गया था, मगर किंग वांग ने मुझ पर ही हमला कर दिया। वांग के अटैक से शियो तो मरने ही वाला था, लेकिन उस समय रहते ही जंप लगा लेता है और उसी वक्त उसका पाँव कट गया था। वांग उसे कह रहा था कि तुम अब एक अपाहिज बन चुके हो और अपाहिज बनना असुरा पर एक कलंक होता है। मेरी मानो तो यहाँ से तुम कहीं दूर चले जाओ। लेकिन शिव उससे कह रहा था कि मैं एक फाइटर हूँ और फाइटर की ही मौत मरना चाहता हूँ, तो प्लीज अगले साल होने वाले फेस्टिवल में मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका दीजिए। जिस पर वांग भी मान जाता है और इस तरह से शिव ने अपनी जान बचा ली थी और इसी फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए वो अभी तक जिंदा भी था। शिव कह रहा था कि शाओ जियांग अब मुझे पता चलता है कि जब तुम कमजोर थे तब तुम्हें कैसा फील होता होगा। जिसके बाद शाओ जियांग से पूछने लगता है कि तुम इतने पावरफुल कैसे बन गए। तो शाओ जियांग भी उसे अपनी कहानी बता देता है कि कैसे लियाओ जी उसे हर रोज मारता था और फिर वो दोबारा से रिजरेक्ट होके फाइट करता था। वो कहता है कि इसी की वजह से मुझे स्कार्स मिले हैं। वो कहता है कि लियाओ जी की शर्त थी कि जब तक मैं उसे हरा नहीं दूंगा तब तक मैं वहाँ से वापस नहीं जा सकता था और फाइनली मैंने उसे हरा दिया। शिव कह रहा था कि मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, अच्छा हुआ तुम पावरफुल बन गए, नहीं तो इस दुनिया में जीना बहुत मुश्किल है। जिसके बाद वो दोनों सितारों को देखने लगते हैं। शिव कह रहा था कि वो बड़ा सा सितारा मेरे फादर है, जिस पर शाओ जियांग कहता है कि और उसके साइड का सितारा मेरी बहन है। वो दोनों भी अपनी फैमिलीज को बहुत मिस कर रहे थे। अब शिव शाओ जियांग को अपना बोन नेकलेस दिखा रहा था। वो कह रहा था कि जब मैंने फर्स्ट बैटल जीती तब मुझे एज ए ट्रॉफी मिला था और आज मैं ये तुम्हें देना चाहता हूँ। लेकिन शाओ जियांग उसे लेने से मना कर देता है। वो कह रहा था कि इस पर बस तुम्हारा हक है। जिसके बाद वो कहता है कि अडल्ट फेस्टिवल होने के बाद मैं इसे एक्सेप्ट करूंगा। जिसके बाद वो शिव से उसके प्लान्स पूछने लगता है। शिव कहता है कि मुझे इतने साल लगता था कि मैं एक जीनियस हूँ और मैं फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करके बेस्ट असुरा फाइटर का खिताब जीतूंगा, लेकिन अब मेरे सारे सपने टूट चुके हैं। मैं अब एक सूरज नहीं बल्कि एक टूटता हुआ तारा हूँ। तो शाओ जियांग उससे कहता है कि शिव तुम फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। मगर शिव को उसकी ये बात बुरी लग जाती है। वो कह रहा था कि मैं खुद का ख्याल रख सकता हूँ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। अब वो गुस्से से वहाँ से जाने लगता है। शाओ जियांग उससे कह रहा था कि मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं पहुँचाना चाहता। और तभी शिव रुक जाता है। वो हंसते हुए कह रहा था कि शाओ जियांग मैंने तो तुम्हारे साथ मजाक किया, यही सेम डायलॉग तुम मुझसे बोला करते थे। ये सुनकर शाओ जियांग की जान में जान आ जाती है। वो कह रहा था बस तुम ही मेरे एक दोस्त हो और मैं तुम्हें बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता। जिस पर शिव कहता है कि हाँ हम हमेशा दोस्त रहेंगे। और अब ये लोग वहीं पर सो जाते हैं। रात के समय शिव उठ गया था। वो शाओ जियांग से कहता है कि वापस आने के लिए शुक्रिया, लेकिन अब मुझे यहाँ से जाना होगा, मैं बस आखिरी बार खुद के लिए कुछ करना चाहता हूँ। जिसके बाद वो शाओ जियांग को अलविदा कहकर वहाँ से चला जाता है। और अब हमें अडल्ट फेस्टिवल के बारे में बताया जाता है। ये असुरों की एक प्राचीन परंपरा थी। इसमें हर साल बैटल किए जाते हैं। जो भी असुरा हाल ही में जवान हुआ है वो इसमें पार्टिसिपेट करेगा और जो भी इस कॉन्टेस्ट का विनर होता है उसी जंग से रिलेटेड एक खास टाइटल दिया जाता है। और अब हम देखते कि शाओ जियांग की नींद खुल चुकी है। वो देखता है कि शिव वहाँ से चला जा चुका है। तो शाओ जियांग उसे ढूंढते हुए टाउन तक पहुँच जाता है। वहाँ पर लोग आपस में ही चर्चा कर रहे थे। वो कहते हैं कि एक अपाहिज लड़के ने किंग से दरख्वास्त की थी कि अडल्ट फेस्टिवल को कैंसिल किया जाए क्योंकि इसमें बहुत सारे असुराज की जान जाती है। लेकिन किंग ने उसकी अर्जी ठुकरा दी। भला वो लड़का असुराज की परंपरा के खिलाफ कैसे जा सकता है। अच्छा हुआ राजा ने उसे मौत की सजा सुना दी। अभी सुनकर शाओ जियांग बहुत घबरा जाता है। वो बड़ी ही तेजी से एग्जीक्यूशन पॉइंट के पास चला जाता है। वहाँ पर कई सारे लोग जमा हो गए थे। वो लोगों को हटाते हुए सीधा आगे आ जाता है और उसके सामने जो नजारा था उसे देखकर शाओ जियांग के तो होश उड़ जाते हैं। उसकी आंखों के सामने शिव की लाश थी जिसे वहाँ पर टांग के रखा हुआ था। वहाँ मौजूद लोग कह रहे थे कि इस लड़के ने राजा के खिलाफ जाने की कोशिश की और इसी वजह से इसे ट्रायल ग्राउंड पर मार के यहाँ पर लटकाया गया। अब शिव की बॉडी को देखकर शाओ जियांग को याद आता है कि उसका दोस्त हमेशा ही बैटल के खिलाफ था। वो कहता था कि बैटल करना हमेशा जरूरी नहीं होता, किसी भी मसले को हम शांति से सुलझा सकते हैं। वो एक असुरा होकर भी उनकी परंपराओं के खिलाफ था। और अब शिव की रस्सी को काट दिया जाता है जिससे उसकी बॉडी सीधा शाओ जियांग के पास आके गिर जाती है। शाओ जियांग अपने दोस्त के लिए बहुत रो रहा था। उसके बोन्स के नेकलेस को पकड़ के कहता है कि मेरे दोस्त ने क्या गलती की थी, वो तो बस फेस्टिवल के नाम पर होने वाले खून खराबे को रोकना चाहता था, लेकिन तुम लोगों ने इस बेगुनाह को मार दिया। इतना कहकर वो जोर जोर से रोने लगता है। शाओ जियांग शिव की मौत से पूरी तरह से टूट चुका था। तभी उसे शिव के इल्यूजन दिखने लगते हैं। वो कह रहा था कि मैं हमेशा आजादी से जीना चाहता था, मुझे असुराज की परंपरा अच्छी नहीं लगती।
लगती। और देखो अब मैं आजाद हूँ, इसलिए मेरे लिए दुखी मत हो। और वैसे भी अगर मैं जिंदा रहता तो तुम पर एक बोझ बन जाता, इसलिए मैंने मेरा रास्ता चुना। मौत ही मेरे लिए सम्मान की बात है। जिसके बाद वो शाओ जियांग से कह रहा था कि मेरे दोस्त तुम क्यों रो रहे हो? क्या तुम इसलिए आंसू बहा रहे हो क्योंकि मैं मर चुका हूँ, या फिर इसलिए कि मैंने तुम्हारा रास्ता नहीं चुना? और तभी उसे लीन भी नजर आती है। वो कह रही थी कि शिव अब पहले से ज्यादा खुश है। क्या तुम्हें उसकी खुशी दिखी नहीं जा रही? तुम पर बोझ बनने से अच्छा उसने मरना पसंद किया। लेकिन शाओ जियांग को उसकी बातें अच्छी नहीं लगती। अब वहाँ पर जिंगी भी आ गए थे। वो कहते कि हमेशा दूसरों से उम्मीद रखना अच्छी बात नहीं होती। अगर तुम्हारी उम्मीदें पूरी नहीं हुई तो तुम्हें खालीपन महसूस होगा। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे, तो मुझे बताओ तुम्हें क्या महसूस हो रहा है? तो शाओ जियांग उसे बताने लगता है कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और अब मैं उसे ज्यादा देर तक दबा के नहीं रख सकता। तो लियाओ जी वहाँ आकर कहता है कि फिर तुम्हें किसका इंतजार है? जाओ और इस दुनिया को दिखा दो कि तुम्हारे दिल के अंदर कितना गुस्सा भरा है। खून की नदियाँ बहा दो, उनका मांस खाकर तुम्हारे दोस्त की मौत का बदला लो। ये सुनकर शाओ जियांग उठ जाता है। वो कहता है हाँ, अब मैं दुनिया को दिखा दूंगा कि मेरा गुस्सा क्या है। जिसके बाद वो अपनी ब्लेड्स उठाकर सीधा अरीना में पहुंच जाता है। यहाँ पर अडल्ट फेस्टिवल मनाया जा रहा था। वहाँ पर शाओ जियांग के पुराने दुश्मन भी आ गए थे। वो कहते हैं शाओ जियांग तुम में तो काफी हिम्मत है, तुम तो खुद ही अपनी मौत के पास चले आए। वैसे तुम्हारा दोस्त शिव काफी फट्टू था, वो खुद तो परफॉर्म नहीं कर सकता था, इसलिए उसने किंग से कहा कि अडल्ट फेस्टिवल को कैंसिल कर दो। और देखो राजा के खिलाफ जाने का उसका अंजाम क्या हो गया, उसे ऑन द स्पॉट खत्म कर दिया गया। वैसे भी वो एक लूजर था, तो उसकी मौत से किसी को भी कोई दुख नहीं हुआ। और आज मैं भी तुम्हारा गला काट दूंगा ताकि हमारे सारे पुराने हिसाब क्लियर हो जाए। तो शाओ जियांग हंसते हुए कहता है कि अब आएगा मजा। और अब वहाँ पर वॉर गॉड अपनी बेटी के साथ आ जाते हैं। वो कह रहे थे कि इस साल के फाइटर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर को मैं तुरंत ही अपनी साइड कर लूंगा। तो उनकी लड़की एस्पेरा उनसे कहने लगती कि फादर आपके पास ऐसी स्ट्रेंथ है जिसकी मदद से आप इनकी पावर्स को चेक कर सकते हो। तो वॉर गॉड तुरंत ही सभी की पावर्स को चेक करने लगते हैं। तभी एस्पेरा की नजर शाओ जियांग पर जाती है। वो कहती फादर जरा उस लड़की की पावर्स को चेक कीजिए, वो मुझे सबसे अलग लग रहा है। मगर वॉर गॉड अपनी फाइटिंग आइज की मदद से भी उसकी पावर्स को पहचान नहीं पाता। अब वॉर गॉड फेस्टिवल की अनाउंसमेंट कर देता है। वो कहता है आज सबसे पावरफुल योद्धा ही जीतेगा और जितने भी लूजर्स होंगे वो आसमान के सितारे बन जाएंगे। कमजोरों के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं और यही हमारे असुराज का ट्रेडिशन है। इधर शाओ जियांग को उसकी बातों से बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वहाँ पर हम दो स्वॉर्ड फाइटर्स को भी देखते हैं। उन्हें भी वॉर गॉड की बातें घिसी पिटी लग रही थी। वो कह रहे थे कि वॉर गॉड एक नंबर का बेईमान है, ये कभी भी किसी काबिल असुरा को जीतने नहीं देता। जो भी इसे पैसे खिलाएगा वही इस कॉन्टेस्ट का विनर बनेगा। और तभी अचानक से शाओ जियांग ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया था। उसकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज हो रही थी, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। अब वहाँ मौजूद असुरा बोल रहे थे कि वॉर गॉड की अनाउंसमेंट अभी तक खत्म नहीं हुई थी, लेकिन तुमने उन्हें बीच में ही इंटरप्ट कर दिया। तभी शाओ जियांग अपने अस्त्रास बाहर निकालकर जमीन पर एक वार कर देता है, जिसके बाद तूफान जैसे आगे बढ़ते हुए सब पर स्लैश अटैक कर रहा था। शाओ जियांग की आंखों से आग छलक रही थी। वो बड़ी ही तेजी से सैकड़ों स्लैश अटैक कर रहा था। उसके गुस्से की कोई सीमा नहीं थी। और अब थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है। सभी कंटेस्टेंट अपनी जगह पर खड़े थे और फिर उनके जिस्म से खून बहना शुरू हो जाता है। सारे असुराज खून में लथपथ होकर नीचे गिर जाते हैं। पूरा अरीना खून से लाल हो गया था। ये देखकर एस्पेरा बहुत डर जाती है। सभी लोग शाओ जियांग की पावर्स को देखकर हैरान थे। उन्होंने ऐसा वॉरियर आज तक नहीं देखा था। इधर शाओ जियांग कहता है कि शिव तुम इसी अडल्ट फेस्टिवल की वजह से मारे गए, इसलिए मैंने इन सभी का खून बहाकर तुम्हें सम्मान दिया है। और इसी के साथ ये जबरदस्त एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।